नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज कक्षा 9 नागरिक शास्त्र का दूसरा पाठ लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, यह वीडियो इस चैप्टर के साथ यह वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे बहुत आराम से देखना और समझ के पढ़ना। यदि कहीं समझ में ना आए तो पुनः देखना, वीडियो को समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकतंत्र, कक्षा 9 का ये दूसरा अध्याय है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की आवश्यकता भारत में क्यों है। तो देखते हैं, विश्व के विभिन्न देशों में शासन व्यवस्था के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। यानी विश्व में अनेकों देश हैं, बहुत से देश हैं, तो उसमें सभी देशों की शासन व्यवस्था जो है वो अलग अलग है, उसके अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। यानी वहाँ के रीति रिवाज, जो नियम कानून धाराएँ हैं वो सब अलग अलग हैं। शासन सत्ता अलग है, वहाँ के नियम कानून अलग हैं। तो कहीं लोकतंत्र पाया जाता है, कहीं राजतंत्र, कहीं सैनिक तंत्र, तो कहीं साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित है। ठीक, जैसे आप कह सकते हैं कहीं लोकतंत्र मतलब जनता का शासन जहाँ होता है वहाँ लोकतंत्र कहलाता है। फिर राजतंत्र, जहाँ राजा का शासन होता है वो राजतंत्र होता है। सैनिक तंत्र यानी जहाँ सैनिकों का शासन होता है वहाँ सैनिक तंत्र होता है। और कहीं साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित होती है, जहाँ राजा स्वयं अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, वहाँ साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित रहती है। तो इन सभी में लोकतंत्र आज सबसे लोकप्रिय शासन बन गया है। तो इन सभी यानी जितने भी ये शासन व्यवस्थाएं हैं, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र और साम्यवादी शासन व्यवस्था, इन सभी शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र आज सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था बन गया है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है और उसका कार्य सही न होने पर उसे पुनः बदल भी सकती है। इसलिए जो लोकप्रिय शासन व्यवस्था है वह लोकतंत्र बन चुका है। यद्यपि हम सच्चे अर्थों में उसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं जिसमें शासन का संचालन जनता द्वारा किया जाता है। यानी वही शासन व्यवस्था सबसे अच्छी होती है जिसमें शासन का संचालन जो होता है वो जनता द्वारा किया जाता है। क्यों जनता द्वारा किया जाता है? क्योंकि जो शासन व्यवस्था होती है वो जनता के हाथ में निहित होती है। वो सीमित समय के लिए किसी प्रतिनिधि को चुनती है और उसका कार्यकाल समझ में ना आने पर या उसकी शासन व्यवस्था समझ में ना आने पर उसे सीमित अवधि के बाद उसे उसके पद से मुक्त कर देती है, हटा देती है। तो इसलिए जहाँ कह सकते हैं आप लोकतंत्र शासन व्यवस्था है वह सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानी जाती है। तो जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता स्वयं बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से करती है। यानी इसमें अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती जोर दबाव नहीं डाला जाता है। जनता स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से, कह सकते हो स्व इच्छा से, खुद ही अपना प्रतिनिधि सीमित अवधि के लिए चुनती है। तो ये हुआ लोकतंत्र। अब देखिए लोकतंत्र की सरल परिभाषा क्या है, यानी लोकतंत्र की परिभाषा किसे आप कह सकते हैं। तो लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। यानी जो अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है उसका हिंदी रूपांतरण लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है। जो डेमोक्रेसी शब्द है वो यूनानी शब्दों के यानी दो यूनानी शब्दों से बना है, जिसको डेमोस और क्रेसिया के नाम से, यानी दो शब्द जो यूनानी शब्द हैं डेमोस और क्रेसिया, जिनका अर्थ है क्रमशः जनता और शासन। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती हो, यानी जिसके चुनाव में जनता स्वयं भाग लेती हो। ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये समझ में आया लोकतंत्र की परिभाषा, बहुत ही सरल बच्चों। यानी लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा, जो लोकतंत्र शब्द है हमारा अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। और डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया। तो डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र शब्द का अर्थ होता है जनता का शासन। यानी जहाँ ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ जनता स्वयं अपने शासक को चुनती हो और उसी की शासन व्यवस्था को लागू करती हो, उसे ही हम लोकतंत्र की शासन व्यवस्था कहते हैं। और यहाँ पर देखिए अब्राहम लिंकन के अनुसार, यानी अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी लोकतंत्र के लिए कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए ही
शासन है। अब देखिए, सन 1921 में लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा था कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था। यानी जो सन 1921 में लॉर्ड ब्राइस थे, इन्होंने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी जो इन्होंने लिखी थी, उसमें इन्होंने कहा था कि अपना मत व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा था, लिखा था कि 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था, लोगों को पसंद नहीं था और दहशत से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय राजाओं का शासन और सैनिक शासन व्यवस्था लागू थी, इसलिए ये दहशत से भरा हुआ था। लोकतंत्र शब्द कहने वाले को सैनिक स्वयं उसे वहाँ पर मार देते थे। तो और अब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है। यानी जो 70 वर्ष पूर्व ये लोकतंत्र शब्द सबको पसंद नहीं था, दहशत से भरा था, लेकिन अब यह शब्द गुणगान किया जा रहा है। यानी हर एक के मुंह पर लोकतंत्र शब्द आता है। अब देखिए, लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। बच्चों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये आगे चल के आपकी आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसलिए इसे बहुत ढंग से पढ़िए और याद करिए। तो देखिए, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो लोकतंत्र मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो अब देखते हैं बच्चों आगे यहाँ पर लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? देखिए, इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। शासन क्यों करती है? क्योंकि जनता जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और उसके द्वारा बनाए गए नियम, सीमित अवधि के लिए उसे चुनती है और उसके द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन करती है तथा वाद विवाद में भाग लेती है। दूसरी चीज़ होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कहाँ कहाँ है? भारत, चीन, यूनान और रोम में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। उसके यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी इसमें क्या होता है? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है। तो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे कैसे था, यानी कह सकते हैं एक निश्चित भूभाग, जो एक निश्चित आप कह सकते हैं क्रेटर एरिया होता था, जहाँ पर संपूर्ण लोग, जैसे आप कह सकते हैं ग्राम प्रधान का, यानी सीमित अवधि के लिए जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, तो वो कह सकते हैं आप कि एक सीमित क्षेत्र जो होता है, भू क्षेत्र, उसमें संपूर्ण गाँव को किसी सूचना के माध्यम से एकत्र कर लिया जाता है और वहाँ डायरेक्ट उनसे हाथ उठवा करके या कैसे अपने प्रतिनिधि का चुनाव लोगों से करवा लिया जाता है। जैसे कोटेदारी का चुनाव होता है, कहते हैं हाथ उठाओ, हाथ उठाकर जिनकी संख्या बहुमत हो जाती है उन्हें चुनाव चुन लेते हैं। तो ऐसे चुनाव को व्यवस्था, यानी ऐसी जो लोक व्यवस्था होती है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाती है। यानी जिसमें एक स्थान पर सीमित लोग बैठकर, यानी एक निश्चित भूखंड में सीमित लोग बैठकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जो सामने अपने प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठाकर चुनाव करते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है। जैसे आपका ये होते हैं, जैसे आप लोग चुनते हैं सांसद, MLC जो होते हैं, सांसद, विधायक, तो ये जो होते हैं ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ये आपकी बात सीधे शासन सत्ता तक पहुंचाते हैं। तो ये बीच के जो व्यक्ति होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। तो ऐसी शासन, यानी जिसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है, वह शासन व्यवस्था आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आती है। और जहाँ डायरेक्ट रूप से किसी व्यक्ति का चुनाव किया जाता है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। समझ में आई बात? आप देखते हैं आगे लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताएं, ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? जहां सीमित, यानी आप कह सकते हैं एक निश्चित क्रेटर एरिया, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव या आप कह सकते हैं कि कोटेदार का चुनाव, ऐसे चुनाव जहां गांव की संपूर्ण सीमित जनसंख्या एक निश्चित भूखंड में बैठकर और प्रत्यक्ष रूप से अपने उम्मीदवार का निर्वाचन करती है, उसका चुनाव करती है। जैसे प्राचीन काल में लागू होता था, तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता था, गांव के लोग एक स्थान पर गांव पंचायत में बुला लिए जाते थे और हाथ उठवा करके उनसे उनका, यानी जो होते थे उनके प्रतिनिधि को चुन लिया जाता था। जिनकी संख्या अधिक होती थी बहुमत उनको दे दिया जाता था और उसी को, यानी उसके उम्मीदवार को मुखिया बना दिया जाता था, सरपंच कह सकते हैं आप। तो ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ सीधे बैठकर चुनाव किया जाए। अप्रत्यक्ष, जिसमें बीच के लोगों के द्वारा शासन सत्ता का चुनाव किया जाए। जैसे आप लोग यहाँ पर विधायकों का चुनाव करते हैं और विधायक और सांसद का चुनाव करते हैं और ये जाकर आगे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो ये हमारा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव करके आप संसद भवन में
उस प्रधान यानी उनके माध्यम से आप प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। जहाँ तीसरा व्यक्ति आ जाता है बीच में, वो होता है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब समझ में आई बात। अब देखते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है? तो लोकतंत्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस पद्धति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है कि जो यह लोकतंत्र में यानी जो यह पद्धति होती है, इसमें अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। दूसरा, इसका निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित होना, यानी इसका जो चुनाव होता है वह निष्पक्ष होता है, बिना किसी पक्ष के होता है और स्वतंत्र होता है। इसमें किसी के ऊपर कोई जोर दबिश नहीं रखी जाती, जोर जबरदस्ती या डरा धमका कर किसी का चुनाव नहीं किया जाता है। यह बिना पक्ष के निष्पक्ष रूप से जिसे जनता प्रतिनिधि अपना चुनती है वह स्वतंत्रतापूर्वक चुनती है। फिर तीसरा है, लोकतंत्र का एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत होता है, यानी लोकतंत्र का जो एक व्यक्ति होता है और एक वोट होता है, उसका एक ही मोल होता है। इसमें किसी का जाति पात का भेदभाव नहीं होता, सभी व्यक्ति समान होते हैं। फिर इसमें शासन और नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त रहता है, यानी इसमें जो शासन होता है और नागरिकों को संरक्षण प्राप्त होता है। तो ये हमारी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। यानी लोकतंत्र व्यवस्था में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। फिर इसका चुनाव जो होता है निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन के आधार पर होता है। फिर लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का सिद्धांत होता है। इसमें शासन और नागरिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त होता है। ये हमारी लोकतंत्र की विशेषताएं हो गई। फिर आगे देखते हैं लोकतंत्र के गुण एवं पक्ष में तर्क। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, फिर बता दे रहे हैं। और वीडियो देखने के अंत में आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ज़रूर से ज़रूर बताएं। फिर एक बार पुनः बता रहे हैं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिसके कारण मैं अगला वीडियो और अच्छे ढंग से आपके लिए तैयार कर सकूं। तो देखिए लोकतंत्र के गुण एवं पक्ष में तर्क। तो विद्वानों की प्रशंसा के आधार पर लोकतंत्र के पक्ष में तर्क निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लोकतंत्र पर आधारित शासन, यानी जनमत पर आधारित शासन। जो जनमत होता है यानी लोगों का जो मत होता है उस पर ही यह शासन व्यवस्था लागू होती है। लोगों के यानी कह सकते हैं जनमत का अर्थ होता है लोगों के मत पर, जहाँ जो लोगों का निर्णय होता है उसी के अनुसार यह शासन व्यवस्था लागू की जाती है। फिर लोकप्रिय एवं स्थायी शासन, यह शासन जो होता है लोकप्रिय होता है। क्यों लोकप्रिय होता है और स्थायी शासन क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो चुनाव होता है वो जनता स्वयं करती है, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है, इसलिए उसमें कोई भी विद्रोह होने की संज्ञा नहीं रहती है, जिसके कारण वह शासन व्यवस्था स्थायी रहती है, लंबे समय तक चलती है। जन कल्याण का पोषक, यानी जब वह लोकतंत्र जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है तो वह जन कल्याण का पोषक होता है, नहीं जनता स्वयं जो वह प्रतिनिधि होता है वो जनता का कल्याण करने की कह सकते हो करने का प्रयास करता रहता है। फिर राजनीतिक जागृति, यानी राजनीतिक जागृति का होना भी बहुत आवश्यक होता है। यानी जो लोकतंत्र होता है इसमें राजनीतिक जागृति ज़्यादा समाज में पनपती है। लोग अच्छा सदस्य यानी अच्छा अपना निर्वाचित सदस्य चुनने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके बीच में राजनीति की जागृति पैदा होती है लोगों के बीच में। फिर राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास। देखिए राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास भी होता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसमें जो जनता स्वतंत्र होती है अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए, वह स्वतंत्र होती है, जिससे उसके अंदर यानी उस जनता के अंदर राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का विकास होता है। फिर राजनीति और क्रांति का भय नहीं होता इसमें। देखिए जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र का चुनाव होता है, तो उसमें जनता डायरेक्ट, वही चीज़ फिर आ रही, जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जिसके माध्यम से ना तो उसमें कोई राजनीति होती है और ना ही समाज में क्रांति होने का भय रहता है। क्यों? क्योंकि जब कोई शासक मनमाने ढंग से, तानाशाही ढंग से कह सकते हैं शासन करता रहता है, तो उसमें प्रजा जो होती है वो क्रांति कर देती है। किंतु जब किसी व्यक्ति का चुनाव प्रजा स्वयं करती है, तो यह जनता स्वयं करती है, तो उसमें क्रांति का भय नहीं रहता है, किसी राजनीति का भय नहीं रहता, क्योंकि वह प्रतिनिधि जनता के द्वारा स्वयं चुना गया है, जनता का चहेता होता है। समझ में आई बात? फिर आगे देखिए ये लोकतंत्र के गुण और पक्ष में तर्क हुए। अब देखिए आगे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, लोकतंत्र के दोष एवं विपक्ष में तर्क। अब देखिए लोकतंत्र के दोष एवं विपक्ष में तर्क। तो लोकतंत्र के दोष एवं विपक्ष में तर्क, उसके विपक्ष में तर्क भी निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अयोग्यों की पूजा। विपक्ष में तर्क क्या होते हैं? वो तो पक्ष में तर्क थे। अब विपक्ष में जो विपक्ष में होते हैं तो देखिए उसमें अयोग्यों की पूजा होती है। जो योग्य नहीं होता उसे भी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होता है, कह सकते हैं। लोकतंत्र यदि लोकतंत्र का चुनाव ना हो, जनता को अपना
कह सकते हैं प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ना हो तो उसमें अयोग्यों की पूजा होती है, यानी जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं वो भी शासन करने, प्रजा के ऊपर शासन करते रहते हैं। उसके बाद में दलगत बुराइयां, यानी उसमें दलगत बुराइयां प्राप्त हो जाती हैं। क्यों बुराइयां प्राप्त हो जाती हैं? क्योंकि कई दल जो होते हैं आपस में अपनी अपनी कह सकते हो सत्ता को मजबूत या सत्ता को जमाने के लिए अनेकों प्रकार के कुकृत्य करते रहते हैं, जिससे उनके अंदर उनके दल की बुराइयां होती रहती हैं। फिर समय तथा धन का अपव्यय, देखिए इसमें बार बार चुनाव होता रहता है और एक पद से दूसरे पद पर, यानी पद से और किसी प्रतिनिधि को हटा दिया जाता है, फिर उसे पुनः, तो इसमें धन का व्यय होता रहता है क्योंकि बार बार उस स्थान पर चुनाव करवाने पड़ते हैं। जब जनक्रांति फैल जाती है तो वहाँ पर उसे उस पद से हटा दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर बार बार चुनाव किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। फिर धनवानों की प्रबलता है, यानी जो ये लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क होता है, यदि यहाँ पर प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र शासन व्यवस्था ना हो तो इसमें धनवानों की प्रबलता अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि धनवान व्यक्ति जो होते हैं वो पैसा खर्च करके वोटों को खरीद लेते हैं, डरा धमका कर खरीद लेते हैं और पैसा दे करके लोगों को खरीद लेते हैं, तो इसमें धनवानों की प्रबलता होती है और अच्छा शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती है। फिर अंधभक्ति, अंधभक्ति क्या होता है? लोग खर्च के ऊपर, यानी कह सकते हो प्रत्यक्ष लाभ के ऊपर मोहित हो जाते हैं और वो अपने भविष्य को न देख कर डायरेक्ट लाभ की सोचते हैं और उसमें अंधभक्ति, यानी वो उस व्यक्ति के ऊपर अंधी भक्ति करने लगते हैं और अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर लेते हैं, जिससे उसका परिणाम बाद में उन्हें भुगतना पड़ता है। तो ये लोकतंत्र के दोष एवं विपक्ष में तर्क हुए। अब आगे देखें बच्चों, सर्वोत्तम शासन के रूप में लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र शासन व्यवस्था जो है सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है, लेकिन क्यों है? तो लोकतांत्रिक शासन को सर्वोत्तम शासन माने जाने का प्रमुख कारण यह है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन है, इसमें सही निर्णय लेने की क्षमता है, मतभेदों एवं संघर्षों को दूर करने की क्षमता है तथा इसमें गलतियों को भी ठीक किया जा सकता है। किसी देश की जनता जितनी प्रगतिशील होगी उतना लोकतंत्र उतना ही दृढ़ होता जाएगा। इसमें एक आम इंसान भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो सकता है। तो ये होता है सर्वोत्तम शासन व्यवस्था। क्योंकि सर्वोत्तम शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो शासन सत्ता होती है जनता के हाथों में निहित होती है। जनता चाहे तो किसी प्रतिनिधि को शासन व्यवस्था के रूप में उसे अपना प्रतिनिधि चुनकर शासन व्यवस्था सौंप सकती है और ना चाहे तो उसे उसके पद से हटा सकती है। वह एक सीमित अवधि के लिए चुनती है और बाद में उसे हटा देती है उसका कार्य न समझ में आने पर। फिर उसके बाद लोकतंत्र का बृहत अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र, देखिए बृहत अर्थ में लोकतंत्र एक जीवन दर्शन, एक सामाजिक व्यवस्था, एक आर्थिक ढांचा तथा राज्य का एक स्वरूप है। लोकतंत्र का सही अर्थ इस प्रकार, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है, एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है, एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है और एक आर्थिक आदर्श है। लोकतंत्र सरकार का एक सर्वोत्तम रूप है, परंतु इस प्रकार की सरकार प्रत्येक देश में सफल नहीं हो सकती। यानी कह सकते हैं जहाँ प्रत्येक देश में इस प्रकार की जो सरकार है वह सफल नहीं हो सकती। तो आगे देखते हैं लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वस्थ और सच्चा जनमत होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, यानी स्वस्थ और सच्चा जनमत क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक ईमानदार प्रतिनिधि स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण कर सकता है। स्थानीय स्वशासन यानी जो हमारा शासन, जो कह सकते हैं हमारा निर्वाचित अधिकारी होता है वो स्थानीय होना चाहिए। जब स्थानीय स्वशासन होता है तो लोगों को अपना कह सकते हैं अपनी फरियाद लेकर कहीं अलग नहीं जाना पड़ता है। स्वयं स्थानीय स्वशासन यानी अच्छा शासन होता है। राजनीतिक जागृति का होना इसमें अनिवार्य होता है। लोकतंत्र में आस्था होना व्यक्ति का महत्वपूर्ण कह सकते हैं अंग होता है। राजनीति और जनता का शिक्षित होना, जनता का शिक्षित होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में। क्यों? क्योंकि यदि जनता शिक्षित है तभी वह एक शिक्षित प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती है। और सामाजिक समानता का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि वह जहाँ जाति-पात का भेदभाव आता है तो वहाँ लोकतंत्र की सफलता नहीं रहती है। इसलिए जो प्रतिनिधि होना चाहिए वो किसी भी जाति धर्म से संबंध न रखता हो, सभी धर्म उसके लिए समान हो। इसलिए सामाजिक समानता होनी आवश्यक है। और आर्थिक समानता यानी इसमें धनवानों को ही विशेष रूप से कह सकते हैं कि योगदान नहीं देना चाहिए। इसमें किसी भी यानी कोई समाज के किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से निर्वाचित करने का अधिकार होना चाहिए, जिसके कारण वह जनता के बीच में जनता की समस्याओं को समझ सके। इसलिए चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार संसद के द्वारा देना चाहिए। तो बच्चों यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है।
और आप पूरा वीडियो देखने के बाद अंत में कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, जिसके कारण हम अगले और वीडियो और अच्छे ढंग से आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।